आज हमारा टॉपिक है पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें बॉडी के मूवमेंट्स जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, जिस कारण जो बॉडी होती है वो सही से मूवमेंट को एक्ट नहीं कर पाती है। अगर करती है तो बहुत ही स्लो करते हैं। जैसे कि पेशेंट जो होगा चलेगा तो बहुत छोटे छोटे कदम रख के चलेगा, वह ज्यादा देर के लिए खड़ा नहीं रह पाएगा, स्टैंड नहीं रह पाएगा। अगर वो खाना खा रहा है तो उसको जो खाना खाएगा उसको निकलने में दिक्कत होगी। अगर वो बात कर रहा है तो जो वर्ब प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, बात कर रहा है, तो जो उसके वर्ड होंगे बहुत ही धीरे धीरे निकलेंगे, जिससे कि वो बात नहीं कर पाएगा, जिसको डिस्फोनिया कहते हैं। तो पार्किंसन डिसीज एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जो एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है, जो धीरे धीरे बॉडी में आ, होता है, जिसके कारण पेशेंट को समय से पता नहीं चल पाता है और वह एक क्रोनिक डिसऑर्डर बन जाता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि वॉल्वेंट्री और इनवॉल्युंटरी जो मूवमेंट्स होते हैं उस पर अफेक्ट करता है। तो इनवॉल्युंटरी मूवमेंट्स होते हैं वो पता नहीं चलते हैं, लेकिन जो वॉल्वेंट्री मूवमेंट्स होते हैं वो पता चल जाते हैं। वो पेशेंट में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है, जो मिड ब्रेन होता है, ब्रेन का पार्ट, उसमें जो सस्टेनिया नाइग्रा जो पार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं उसको मेंटेन करने में, वो हेल्प करता है। जब इसमें कोई भी डिसऑर्डर हो जाता है, जब इस पे कोई भी इफेक्ट पड़ता है, तो जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, उसको सही से मेंटेन नहीं कर पाता है। क्योंकि जो डोपामाइन होता है वह इसी से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। जो हाइपोथैलेमस से जो डोपामाइन रिलीज हो रहा था वो डिक्रीज हो जाता है पार्किंसन डिसीज में, जिसके कारण जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो इसकी हम डिफिनेशन जो होती है उसको डील करते हैं। तो डिफिनेशन में क्या है, इट इज अ क्रोनिक स्लोली प्रोग्रेसिंग डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टिंग द मूवमेंट्स। यह एक क्रोनिक जो स्लोली प्रोग्रेसिंग डिसऑर्डर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो अफेक्ट करता है किसको, बॉडी के मूवमेंट्स को। इट इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। क्या है, यह न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है दैट्स अफेक्ट्स डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स। क्या करता है इसमें, यह एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है जो अफेक्ट करता है जो डोपामाइन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो न्यूरॉन्स जो डोपामाइन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे यह अफेक्ट करता है। इज अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन नोन एज द सबस्टेंसिया नाइग्रा। जो सबस्टेंसिया नाइग्रा पार्ट होता है मिड ब्रेन का, उस पे अफेक्ट करता है। जो न्यूरॉन्स को जो डोपामाइन को प्रोड्यूस कर रहे थे न्यूरॉन्स को, उस पे अफेक्ट करता है, जिसके कारण जो डोपामाइन होता है वो डिक्रीज हो जाता है और जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। जो सबस्टेंसिया नाइग्रा जो पार्ट होता है, यह पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स कंट्रोल द मूवमेंट्स। यह क्या करता है, सबस्टेंसिया जो नाइग्रा पार्ट होता है ब्रेन का, यह हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो सबस्टेंसिया नाइग्रा पार्ट होता है वह ही बहुत छोटा सा पार्ट होता है, मिड ब्रेन का टिन पार्ट होता है, जो हमारे बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अगर हम इसके कॉज एटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो एटियोलॉजिकल फैक्टर में जैसे जेनेटिक कंडीशन, अगर जेनेटिक कोडिंग उसमें एबनॉर्मलिटी है तो पेशेंट में पार्किंसन डिसीज देखने को मिल सकती है। फ्री O2 रेडिकल्स जो होते हैं, फ्री O2 रेडिकल्स जो एजेंट को प्रमोट करते हैं, जो डोपामाइन को डिक्रीज कर रहे थे, उन एजेंट को प्रमोट करता है। फ्री O2 रेडिकल्स से बॉडी में इधर उधर पाए जाते हैं। जो अगर कोई पेशेंट एंटी ऑक्सीडेंट्स ले रहा है तो सही है, अगर नहीं ले रहा है तो उसमें फ्री O2 रेडिकल्स पाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो एजेंट होते हैं जो डोपामाइन को डिक्रीज कर रहे हैं और जो सेल डिजेनरेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे एजेंट को यह प्रमोट करता है। तो इससे क्या होता है, डोपामाइन डिक्रीज होगा और पार्किंसन डिसीज पेशेंट में कॉज हो सकती है। और फैमिली हिस्ट्री में भी अगर किसी पेशेंट के फैमिली में किसी को पार्किंसन डिसीज रही है तो उसको होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अर्थेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, इसमें प्लग फॉर्मेशन जो होता है, बॉडी जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें जो प्लग फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है सफिशिएंट अमाउंट में जो टिश्यूज होते हैं वहां तक पहुंचती है। जब ब्लड सप्लाई जो होगी सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचेगी, जिससे क्या होगा, वहां पे सेल डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा और क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पाएगी, न्यूट्रिशन सही से नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे क्या होगा, सेल ग्रोथ नहीं हो पाएगा और वो कॉज कर सकता है पार्किंसन डिसीज को। जिससे क्या होगा, डोपामाइन डिक्रीज होता है और वो कॉज कर देता है पार्किंसन डिसीज को।
किसी वायरल इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकता है पार्किंसन डिसीज। नेक्स्ट बात करें तो इसमें हेड ट्रॉमा, अगर किसी को सीवियर हेड ट्रॉमा हुआ है और वह मिड ब्रेन तक पहुंचा है, मिड ब्रेन अगर पहुंचेगा तो सब स्टेनिया जो नाइग्रा पार्ट होता है उसको अफेक्ट करेगा, जो कॉज कर सकता है पार्किंसन डिसीज को। अगर कोई पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा है बहुत लंबे समय से, अगर कोई पेशेंट क्या है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे है, वह क्रोनिक यूज कर रहा है उसका, तो उसको भी पार्किंसन डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कॉज कर सकते हैं पार्किंसन डिसीज को। जो इन्वायरमेंट में जैसे कि अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो डोपामाइन को भी डिक्रीज कर रहा है, जिससे क्या होगा पार्किंसन डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में तो जो क्लासिकल साइन होते हैं इसके, जो ट्रीमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया और पोस्टुरल इंस्टेबिलिटी जो होता है, ये इसके क्लासिकल साइन होते हैं। ये पेशेंट में देखने को मिलेंगे ही, ये इसके मेजर साइन होते हैं। ट्रीमर्स में क्या होता है, ट्रीमर्स में उसको झटके आने लगते हैं, जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो ट्रीमर्स जो हाथ होते हैं उसमें रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे कि वो उंगलियां जो होंगी रिंग टाइप में काम करेंगी। जैसे कि अगर जैसे कोई ओल्ड जो मैन होते हैं, पर्सन होते हैं, वो माला जपते हैं ना, तो उस टाइप में उसको रिंग टाइप का जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा हाथों में, जिसे ट्रिमर्स कहते हैं। रिजिडिटी, जैसे कि जो स्टिफनेस रहेगी जॉइंट्स में, तो उसे रिजिडिटी कहते हैं। ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया जैसे कि जो मूवमेंट्स होते हैं जब वह स्लो हो जाते हैं, उस टर्म को ब्रेडिकाइनेसिया कहा जाता है। और जो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी है, मीन्स वह सही देर तक खड़ा नहीं रह पा रहा है, अपने पोस्चर को सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो बॉडी के जो लोअर अमाउंट, बॉडी के जो कंट्रोलिंग है वह स्लो हो जाती है, तो उसे पोस्चरल इंस्टेबिलिटी कहते हैं। तो ये मेजर साइन होते हैं पार्किंसन डिसीज के। नेक्स्ट जो साइन पाए जाते हैं जैसे कि माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया में पेशेंट के हैंड्स राइटिंग जो होगी, जब वो लिखेगा तो नॉर्मली तो हम ऐसे जो वर्ड होता है बड़ा लिखते हैं, लेकिन जो पार्किंसन डिसीज का पेशेंट होगा वो जो हाथ को होगा एक ही जगह रखेगा, ताकि उसको ज्यादा मूवमेंट ना करना पड़े। तो जो वर्ड की जो लिखेगा, राइटिंग लिखेगा पेशेंट, तो वह बहुत ही स्लो लिखेगा, और जो बहुत ही छोटी लिखेगा, जो स्मॉल वर्ड लिखेगा, तो उसे कहते हैं माइक्रोग्राफिया। डिस्फोनिया, डिस्फोनिया जब बात करेगा तो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होगी वह स्लो हो जाएगी, जिसे डिस्फोनिया कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जो यूरिनरी होगी वो लीकेज रहती है पेशेंट में, लेकिन ये बहुत ही वाइड साइन रहता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की। तो इसमें पेशेंट में होता क्या है, जो यूरिन होगा ऑटोमेटिक लीकेज रहेगी, क्योंकि जो स्पेंचर होते हैं उसको भी मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, उसमें मूवमेंट सही से नहीं हो पाएगा, तो उसमें लीकेज देखने को मिलेगी यूरिन की। लेकिन ये वाइड है, ज्यादा मतलब हर पेशेंट में नहीं देखने को मिलता है, ये कम चांसेस, रेयर साइन होता है पार्किंसन डिसीज का। अगर हम इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें नेक्स्ट, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। इसमें नेक्स्ट साइन भी होते हैं जैसे कि डिस्फेजिया, अगर वह निगल रहा है खाने को तो उसमें भी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग रहेगी। उसमें डिमेंशिया, अगर पार्किंसन डिसीज जो है लॉन्ग टाइम से चल रही है तो आप ब्रेन पे अफेक्ट कर रही है, तो पेशेंट में क्या होगा, डिमेंशिया देखने को मिलेगी। डिमेंशिया जो होता है जैसे कि थिंकिंग करने में दिक्कत हो जाएगी पेशेंट में, मेमोरी लॉस रहेगी पेशेंट में, जैसे कि वो भूल जाएगा, कोई भी एक्ट करेगा उसमें एक्टिविटी करने में वह डिफिकल्टी रहेगी उसको, पेशेंट को। तो मेमोरी लॉस भी पेशेंट में देखने को मिलती है। वही यूरिनरी हमने लीकेज बताया, ये साइन रहते हैं पेशेंट में। डायग्नोस्टिक वाले में हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, पता करेंगे कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को रहा है पार्किंसन डिसीज या नहीं रहा है, तो हम उसकी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। नेक्स्ट हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम पता लगा सकते हैं कि उसमें जो मूवमेंट्स हैं वो सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनको देख करके हम ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं पेशेंट को पार्किंसन डिसीज है कि नहीं है। पीईटी टेस्ट करते हैं और एसपीईसीटी टेस्ट करते हैं, ये रेडियोग्राफिक टेस्ट होते हैं। इसमें हम गामा रेज जो होती हैं, हाई गामा रेज हम प्रोड्यूस करके पेशेंट में पता लगा सकते हैं पार्किंसन डिसीज है कि नहीं है। पीटी का फुल फॉर्म होता है
फ्री एग्जामिनरी टेमोग्राफी, और इसमें SPECT होता है, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टेमोग्राफी। ये इसके फुल फॉर्म होते हैं। ये टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं पेशेंट में पार्किंसन डिसीज है या नहीं है। साथ में हम MRI भी कर सकते हैं। MRI भी रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है। इसमें पेशेंट को MRI स्कैन करते हैं जिससे पता लगा सकते हैं कि उसमें पार्किंसन डिसीज है कि नहीं है। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। अगर इसका मेडिकल मैनेजमेंट हम बात करें तो इसमें एंटी पार्किंसन डिसीज जैसे कि लेवाडोपा दी जाती है। लेवाडोपा क्या होती है? लेवाडोपा जो होती है, जो डोपामाइन होता है उसको इंक्रीज करता है, उसको ये सेक्रेशन को, तो हम वो देंगे पेशेंट में ताकि डोपामाइन है उसका मेंटेन हो सके। साथ में हम कार्बेडोपा देते हैं। कार्बेडोपा जो होता है वह जो एस्टेकोलाइन, इसमें क्या होता है, एस्टेकोलाइन इंक्रीज हो जाता है। एस्टेकोलाइन जो इंक्रीज होगा वो हाइपो मूवमेंट्स करता है। हाइपो मूवमेंट्स करता है इसलिए जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम कार्बेडोपा इसको देंगे पेशेंट को। तो लेवेडोपा और कार्बेडोपा जो ड्रग्स होते हैं वो एंटी पार्किंसन डिसीज में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में दी जाती है। और डोपामाइनर्जिक एजेंट देंगे जो डोपामाइन को कंट्रोल करेंगे। एंटीवायरल, अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से पार्किंसन डिसीज हुई है तो हम उसमें एंटीवायरल पेशेंट को देंगे। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें स्टेरियोटैक्टिक प्रोसीजर करते हैं। स्टेरियोटैक्टिक प्रोसीजर में जो मिनिमम इंसिजन करते हैं, मीन छोटा सा एक इंसिजन करते हैं ब्रेन में जो मैनेज कर सके प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम कॉज हो रही है पेशेंट में पार्किंसन डिसीज के कारण, जैसे कि जो मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो रहे हैं, तो उसको हम मैनेज करने के लिए उसमें इंसिजन करते हैं। जिससे क्या होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस एजेंट को वहां से हम रिमूव करते हैं। तो इसको कहते हैं स्टेरियोटैक्टिक प्रोसीजर। इसमें करते हैं थैलेमेटोमी। फर्स्ट जो होता है थैलेमेटोमी करते हैं। थैलेमेटोमी में क्या करते हैं, जो थैलेमस होता है उसमें हम एक इंसिजन करते हैं। उसके द्वारा जो ट्रीमर्स हो रहे थे पेशेंट में उसको हम ट्रीट करेंगे। इसमें करते क्या है, थैलेमेटोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड टू ट्रीट ट्रीमर्स। इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रॉइंग ए टीनी एरिया इन अ पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड थैलेमस। जो थैलेमस होता है उसका छोटा सा पार्ट हम डिस्ट्रॉय करते हैं। जो थैलेमस होता है उसका छोटा सा पार्ट हम डिस्ट्रॉय करते हैं। उससे क्या होता है, जो ट्रीमर्स थे वो ट्रीट हो जाते हैं, क्योंकि जो अफेक्ट कर रहा था पार्ट उसको हम रिमूव कर दिए हैं। जिससे क्या होगा, जो ट्रीमर्स आ रहे थे पेशेंट में डोपामाइन डिक्रीज होने के कारण, जो पार्किंसन डिसीज थी उसके कारण जो ट्रीमर्स आ रहे थे पेशेंट में उसको हम ट्रीट करेंगे एक इंसिजन करके। जो थैलेमस को थोड़ा सा पार्ट हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट जो होता है पेलिडोटॉमी। पेलिडोटॉमी में क्या करते हैं, पेलिडोटॉमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स डिस्ट्रॉइंग अ टीनी एरिया इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द ग्लोबस पैलिडस इंटरना। जो ग्लोबस पैलिडस इंटरना होता है पार्ट होता है ब्रेन का, इसको हम छोटा सा इसका पार्ट हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उसको हम मैनेज करते हैं। तो पैलिडोटॉमी में क्या करते हैं, जो ग्लोबस पैलिडस इंटरना जो पार्ट होता है, पैलिडम जिसको कहते हैं, उसका थोड़ा सा पार्ट हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो मैनेज हो सकती है। ये दो हम सर्जिकल मैनेजमेंट में करते हैं। साथ में हम न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन हम डोनर की मदद से करते हैं। न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन में जैसे कि फीटस है, अगर कोई नियोनेट है जिसके बचने के चांसेस कम हैं या वो खत्म हो चुका है, तो उसके हम जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं। जो पार्किंसन डिसीज वाला पेशेंट है तो वो ट्रीट हो सकता है। ये एक न्यू मेथड है पार्किंसन डिसीज को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या करते हैं, इट इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व्स सर्जिकली इम्प्लांटिंग इलेक्ट्रोड्स इनटू द specific areas of the brain using electrical impulses to modulate brain activity. It is commonly used to alleviate symptoms of the neurological disorder such as Parkinson disease. Okay, इसमें क्या करते हैं, एक हम इलेक्ट्रोड्स जो होता है वो इंसर्ट करते हैं ब्रेन में। अगर और साथ में एक बैटरी हम लगाते हैं बॉडी में। कहाँ लगाते हैं, अंडर द स्किन। स्किन के अंदर हम एक बैटरी लगा देते हैं जिससे क्या होगा, वो वायर की जरिए जो हम इलेक्ट्रोड ब्रेन में लगा रहे हैं वहां पे सिग्नल भेजेगा। इसमें क्या करेंगे, एक जो इलेक्ट्रोड होगा वो हम ब्रेन में लगा देंगे, ठीक है।
और एक स्किन के अंदर कहीं भी, जैसे कि एब्डोमिनल पाउच में या क्लेविकल बोन के पास में हम एक बैटरी लगा देते हैं, जो उसको जनरेटर कहते हैं। इससे एक वायर जुड़ा होता है। वायर वो क्या करता है, सिग्नल भेज देता है। जब ट्रिमर्स बेसेंट में आएंगे वो सिग्नल भेज देगा, जिससे क्या होगा, जो कॉज कर रहा था ट्रिमर्स, उसको डिक्रीज करके, उसको रिड्यूस करके ट्रिमर्स को ट्रीट कर देता है। इसको कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या करते हैं, सर्जिकली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट करते हैं कहाँ, ब्रेन में। और एक जो जनरेटर या बैटरी होती है उसको हम बॉडी में कहीं भी अंडर द स्किन उसको इंसर्ट कर देते हैं, और वह एक वायर के जरिए क्या करता है, सिग्नल भेज देता है इलेक्ट्रोड तक। और जब ट्रीमर्स आते हैं पेशेंट में तो उसको रिड्यूस कर देता है और ट्रीमर्स को ट्रीट कर देता है। ये हम सर्जिकल मैनेजमेंट में करते हैं। तो इसमें याद करने की क्या बात है, पार्किंसन डिसीज में, पार्किंसन डिसीज एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो स्लोली प्रोग्रेसिव होता है, जो धीरे धीरे पेशेंट में देखने को मिलता है। या मूवमेंट्स पर अफेक्ट करता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर होता है। इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं स्लो हो जाते हैं, जिसके जो कॉजेज होते हैं, जो जेनेटिक हो सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस, और जो फैमिली हिस्ट्री में अगर रहा है तो इसके कॉजेस होते हैं। इसके साइन सिम्टम्स में जैसे है कि ट्रीमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, माइक्रोफोबिया, यूरिन लीकेज, ये सिम्टम्स देखने को पेशेंट में मिलते हैं। इसके मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एंटी जो पार्किंसन डिसीज होती हैं, ड्रग्स होती हैं सॉरी, वो देते हैं पेशेंट में, जैसे कि लेवेडोपा, कार्बिडोपा देते हैं, जो उसको उसका मेंटेन करेगा डोपामाइन को, और एस्टेकोलाइन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि वो एस्टेकोलाइन क्या कर रहा था, जो बॉडी के मूवमेंट्स थे उनको हाइपो कर रहा था, उनको कम कर रहा था, स्लो कर रहा था, तो हम उसको मेंटेन करेंगे। साथ में हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं और जो एंटीवायरल देते हैं, ताकि जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर पार्किंसन डिसीज हुई है तो उसको ट्रीट करेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।